वर्मा सूप के बर्तन में करछी चला रही थी। जब उन्होंने जयेश को वापस आते देखा तो उनकी त्योरियां छड़ गई। ये लंगड़ा क्यों रहे हो? सब्जी लाने में आधा घंटा लगा दिया। ईशा वर्मा ने उसके हाथ से सामान का थैला छीनते हुए और उसमें कुछ ढूंढते हुए कहा, लहसुन कहाँ है? मैं भूल गया। जयेश ने धीमी आवाज में कहा। क्या कहा तुमने? ईशा वर्मा की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई। उन्होंने अचानक झाड़ू उठाई और जयेश के सिर पर दे मारी। उसे मारते हुए वह चिल्लाई, तुमसे एक चीज तो खरीदी नहीं जाती, पर खाने के समय आना कभी नहीं भूलते क्यों? तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरी बेटी से शादी करने की परमिशन दी ही क्यों? जयेश चोट लगने से लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसका पैर फिसला और उसका सिर मेज के कोने से जा टकराया। उसके माथे से खून की एक धार बहने लगी। ईशा वर्मा ने उसकी दयनीय हालत देखी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने नफरत से नाक सिकोड़ी, झाड़ू एक तरफ फेंकी और जयेश को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। तुमसे सब्जी तक तो खरीदी नहीं जाती। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब इस घर में रहना चाहिए। बाहर निकलो, निकल जाओ यहाँ से। उसने देखा कि दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। जयेश को बुरा लगा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। उसकी वर्मा परिवार में शादी हुए 2 साल हो चुके थे और इस तरह की बातें अक्सर होती रहती थी। अगर वह जरा सी भी गलती करता तो उसे डांटा फटकारा जाता या पीटा भी जाता। ईशा वर्मा ने उसकी पीठ और जांघों पर पेंच से मारा था। उसकी दाहिनी आंख के कोने पर जो निशान था वह उस समय का था जब जयेश सब्जियां लेने बाहर जाते समय दरवाजा बंद करना भूल गया था। जब ईशा वर्मा को पता चला तो उन्होंने बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर एक कटोरा दे मारा था। उन्होंने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी। आज भी जयेश को ईशा वर्मा की खून पीने वाली नजरें और अपनी पत्नी प्रिया का एक्सप्रेशनलेस चेहरा अच्छी तरह याद था। जयेश ने एक लंबी सांस ली। उसने घाव साफ किया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसके माथे की गांठ में टीस उठ रही थी। वह बस उम्मीद कर रहा था कि ईशा वर्मा का गुस्सा जल्द ही शांत हो जाएगा, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। चेहरा तनाव से खींच और ठंड से वह पूरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में जो ठंडक थी उसके आगे बाहर तूफान आ रहा है। प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। जयेश का शरीर कांप रहा था। ठंडी हवा ने उसे बेताबी से गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। घर के अंदर ईशा वर्मा ने जयेश को बारिश में भीगते हुए देखा और उनके चेहरे पर घिन का भाव आ गया। वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसने उनके परिवार की कोई मदद नहीं की थी। उसने छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने और अजीब गरीब काम करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी कभी सफल नहीं हुआ। उन्हें ऐसा दामाद पाकर सचमुच अपनी किस्मत पर रोना आता था। इसी वजह से ईशा वर्मा हर दिन जयेश से चिढ़ती थी। वह उम्मीद करती थी कि वह बात समझकर चला जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना बेशर्म होगा कि जाएगा ही नहीं। फिर भी आखिरकार ईशा वर्मा ने दरवाजा खोल ही दिया। उन्हें चिंता थी कि जयेश बीमार पड़ जाएगा। अगर वह हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो यह उनके ही पैसे होंगे जो खर्च होंगे। लगता है तुमसे छुटकारा नहीं मिल सकता, है ना? ईशा वर्मा ने जयेश पर एक तौलिया फेंका। बस हमारी देहरी पर मर मत जाना, तुम हमारा भाग्य और खराब कर दोगे। जयेश ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप खुद को सुखाया, बेडरूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। जब वह कपड़े बदलकर बाहर आया तो उसने देखा कि ईशा वर्मा जा चुकी थी। लिविंग रूम में सोफे पर 2 खूबसूरत औरतें टीवी देख रही थीं और सूरजमुखी के बीज खा रही थीं। वे दोनों बहुत सुंदर थीं और उनके फिगर भी कमाल के थे। वे जयेश की पत्नी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। जयेश, तुम वहां खड़ी क्या सोच रहे हो? घर में मेहमान हैं, जल्दी करो और कुछ फल काटो। जयेश बेबस दिखा। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह बस जल्दी से सिर हिला सका। फिर वह रसोई में गया और एक प्लेट फल काटे। प्रिया ने उसकी लाई हुई प्लेट से फल का एक टुकड़ा उठाया। उसने जयेश की तरफ देखा तक नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, जाओ कचरा बाहर फेंक आओ। ठीक है। जयेश उन दोनों औरतों के फैलाए गए कचरे को साफ करने के लिए जल्दी से झुक गया। उसकी कठोर सांस आखिरकार चली गई थी।
लेकिन अब उसे अपनी पत्नी से निपटना था, जो उसे उतनी ही नीची नजर से देखती थी। उनकी 2 साल की शादी में जयेश का प्रिया के साथ कोई शारीरिक रिश्ता नहीं था। उसने कभी उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था। वह आम तौर पर फर्श पर सोता था, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई थी। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि प्रिया के साथ हर दिन बिताते हुए वह खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाया। जयेश असल में नॉर्थ रीजन के सबसे पावरफुल परिवारों में से एक सिन्हा परिवार का सबसे बड़ा पोता था। वह उनकी तमाम दौलत का वारिस भी था। 2.5 साल पहले उसने दिवालिया होने की कगार पर खड़ी एक कंपनी रहमान एंटरप्राइजेज में 20% शेयर्स खरीदने के लिए लगभग 20 करोड़ का इस्तेमाल किया था। आखिर में उसे उसके दुश्मनों ने फंसा दिया, जिसके कारण उसे और उसके माता पिता को सिन्हा परिवार से बाहर निकाल दिया गया। सिन्हा परिवार से निकाले जाने के बाद जयेश के पास जिंदा रहने के लिए प्रिया के परिवार में शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि प्रिया को भी नहीं। तुम्हारा पति सच में तुम्हारा बहुत कहना मानता है, प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त निधि शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने जयेश की तरफ देखा और ताना मारा। वह मेरे टुकड़ों पर पलता है और एक नौकरी तक नहीं ढूंढ सकता, तो जाहिर सी बात है कि उसे मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम्हें तो इतना अच्छा पति मिला है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। निधि शर्मा ने कचरा साफ करते हुए जयेश को ऊपर से नीचे तक देखा और नफरत से अपना होंठ सिकोड़ लिया। तुम इतनी सुंदर हो, लेकिन तुमने असल में ऐसा पति चुना। तुम सोच भी क्या रही थी? प्रिया ने एक लंबी सांस ली। बस इसी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं पिछले कुछ दिनों से कंपनी के कामों की वजह से बहुत स्ट्रेस में हूँ, और ऊपर से कल रात हमारी फैमिली की गेट टुगेदर है। अब मोबाइल मैं सच में उसे ले जाना नहीं कैसे चाहती। वो बस मुझे शर्मिंदा करे। निधि शर्मा ने सूरजमुखी के बीज नीचे रखे और ताली बजाई। वह सीधी होकर बैठी और बोली, चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, उस बारे में बात करते हैं जो तुम्हें सच में परेशान कर रहा है। मैंने सुना है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है। प्रिया ने सिर हिलाया। उसका सुंदर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मेरी कंपनी ने पिछले महीने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन डेटा कैलकुलेशन में गलती हो गई। हमारे प्रोडक्ट्स उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब हमें पेनल्टी के तौर पर 7 करोड़ देने होंगे। कंपनी का कैश फ्लो पूरी तरह से रुक गया है, इसलिए मुझे 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ढूंढना होगा, वरना मेरी कंपनी शायद दिवालिया हो जाएगी। जब निधि शर्मा ने यह रकम सुनी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 1 हफ्ते में, तुम सिर्फ 1 हफ्ते में अपनी कंपनी में 4 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए किसी को कैसे ढूंढोगी? प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने एक नजर डाली और देखा कि जयेश, जो अभी अभी कचरा बाहर फेंक कर आया था, दरवाजे के पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वह तुरंत आग बबूला हो गई। तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारी बातें सुन रहे हो? क्या तुमने मेरे कपड़े धो दिए? जाओ मेरे कपड़े धो। निधि शर्मा ने बात आगे बढ़ाई। और मेरी स्कर्ट भी धोनी है, वह सोफे पर रखे बैग में है। जयेश ने जल्दी से सिर हिलाया और उनके कपड़े धोने चला गया। उसने उन दोनों के सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले और अपने गीले कपड़े पहनकर तैयार हो गया। कल दोपहर में उसकी कुछ पुराने क्लासमेट्स के साथ एक रियूनियन थी और उसे पहनने के लिए कुछ साफ चाहिए था। तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने उसे निकाल कर देखा। ये एक टेक्स्ट मैसेज था और उसके फोन पर कुछ मिस्ड कॉल्स भी थी। उसने पहले उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा। क्या यह उसके दादाजी का नंबर नहीं था? उन्होंने 2.5 साल से बात नहीं की थी। उसके दादाजी अचानक उसे कॉल और टेक्स्ट क्यों कर रहे थे? वह क्या चाहते होंगे? जयेश ने भौहें सिकोड़कर मैसेज खोला, लेकिन जब उसने उसे पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वापस आकर सिन्हा परिवार की मदद करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जयेश पूरी तरह से सन्न होकर मैसेज को घूरता रहा।
उन्होंने उसे 2.5 साल पहले परिवार से निकाल दिया था और वे असल में उसे सिन्हा परिवार की मदद करने के लिए कह रहे थे। ये जरूर कोई मजाक होगा। जब वह सोच ही रहा था, उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। ये उसी नंबर से एक और मैसेज था। पिछले 2 सालों में तुम्हारे खरीदे गए रहमान एंटरप्राइजेस के शेयर्स की कीमत कई गुना बढ़ गई है। जब तक तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो, सिन्हा परिवार यकीनन इस मुश्किल से बाहर निकल सकता है। मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि वापस आकर सिन्हा परिवार को बचा लो। रहमान एंटरप्राइजेस के शेयर्स की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, अब उसके पास कितने पैसे थे, आगे जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।